हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में। ठीक है। अच्छा, मुझे पहले एक बात बताओ, लक्ष्मीकांत के इनिशियल चैप्टर्स के अंदर मैंने पाकिस्तान की एक कहानी बताई थी और इंडिया की कहानी बताई थी। आज़ादी के बाद 14 अगस्त और 15 नवंबर की सुबह और रात का जो दिन था, उसमें कैसे पाकिस्तान एक दिन पहले हमसे आज़ाद होता है मिडनाइट को और इंडिया अगले दिन आज़ाद होता है। और क्या थी वो महाराजा हरी सिंह की कहानी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, ये सबको पता है थोड़ी बहुत। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आईआर पर्सपेक्टिव से बुक है, हम लोग ना जो भी कंट्री की बात करेंगे उसके अंदरूनी हिस्से के अंदर घुस के उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स की झलक देखेंगे। बाद में कंपेयर करेंगे चैप्टर के एंड में, अच्छा इस फलानी कंट्री का रिलेशन इंडिया के साथ कैसा, इसका इंडिया के साथ कैसा, इसका इंडिया के साथ कैसा। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर घुस के इसकी राजनीति को समझते हैं, जो कि हमें कभी भी 6 से लेकर 12 तक और कोई बुक नहीं समझाती है। हमेशा जब भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, भैया पाकिस्तान के अंदर भी तो घुस के दिखा दो कि क्या दिक्कत है वहाँ पर, अंदरूनी उसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल या फिर डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है वहाँ पे। चलो आज सीखते हैं। देखो, पाकिस्तान ने जैसा ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, उसकी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने कंट्री की बागडोर संभाली, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला और अपने आप को इलेक्टेड मतलब घोषित कर दिया। घोषित क्या कर दिया, सॉरी घोषित नहीं बोलना चाहिए, इलेक्टेड और घोषित एक साथ वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। वो इलेक्शन से मतलब पहले प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। लेकिन बाद में इनके खिलाफ ना पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन उठी पाकिस्तान के अंदर इनके रूल के खिलाफ और इनको रिजाइन देना पड़ा। अब ये वर्ड ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये वर्ड याद रखना आईआर में यूज होता है। अब इस वर्ड को यूज करना ना पीएसआईआर के लिए स्टार्ट कर दो अपने, और स्पेशली जीएस पेपर 2 में। पॉपुलर का मतलब पता है क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में या फिर आईआर में, जब भी ये वर्ड यूज हो, कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन विद द वर्ड पॉपुलर? फेमस नहीं है इसका मतलब, ये मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड, सिंपल सिंपल पब्लिक बोल दो। और अगर एडवांस लेवल में बोलना है तो मासेस या फिर मास सपोर्ट, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही है। जनता का सपोर्ट होता तो यहाँ पर लिखा होता पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन जनता यहाँ पर डिससेटिस्फाइड थी, नाराज थी जनरल अयूब खान के रूल से, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जनरल अयूब खान की झलक तुम्हें पता है ना, कहाँ देखी है तुमने, कौन सी पिक्चर में, कोई रिकॉल कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, भाग मिल्खा भाग देखी है। तो दिस गेव वे टू अ मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन, एक और बार मिलिट्री का रूल आ गया। अच्छा, जब भी ये वर्ड आया ना जर्नल, तो इसका मतलब यहाँ पर मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया था शुरू में, और उसके जनरल अयूब खान ने अपने आप को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया था, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था कंट्री का, ठीक है। इसके बाद जब इसका पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन हुआ तो हम लोग टाइमलाइन लिखते जाना, सब लोग मतलब सुनते जाना, जनरल अयूब खान। उसके बाद फिर से मिलिट्री का रूल आता है और इस बार नए जनरल बनते हैं, मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, जनरल याया खान। जनरल याया खान कितने हो गए अभी तक हमारे रूलर्स जब से पाकिस्तान बना है? टाइमलाइन 2, ठीक है। उसके बाद याया खान के रूल के टाइम पर क्या हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस फेस करा था और इंडिया के साथ युद्ध हुआ था जब याया खान प्रेसिडेंट थे 1971 में। ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से से अलग होकर एक सेपरेट कंट्री इमर्ज होकर बनी थी बांग्लादेश। अब यहां से पता है दोस्तों आप क्या बात समझ सकते हो, जब भी आपको ये चीज आए ना, आर्टिकल 1 और अमेंडमेंट 1 की क्या मजबूती है हमारे संविधान में, आप ये करके लिखना, वो इतना मजबूत है। 1985 में खालिस्तान की डिमांड उठी, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड उठी। 1980s और 1990s कितना टर्बुलेंट पीरियड था हमारे देश के अंदर, इमरजेंसी के बाद ही, मतलब आगे वाले 15 साल 10 साल बहुत टर्बुलेंस थी हमारे देश के अंदर। अलग अलग रीजन्स, अलग अलग लीडर्स डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट कंट्री निकाल दो, इस रीजन को बना दो, नॉट स्टेट बट कंट्री की डिमांड उठने लग गई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान इतने अच्छे से डिजाइन करा था, इसलिए हमारे देश टूट नहीं पाया। और पाकिस्तान देखो क्या हो गया। पाकिस्तान एक्चुअली इसका पता है डिज़ाइन कैसा था, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पर पता नहीं इमेजेस क्यों नहीं आ रही हैं, यहाँ पर डिज़ाइन इसका कैसा था, इसको ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पर। हाँ चलो इससे समझ लो। जब पार्टीशन की डिमांड उठी
तो आप इंडिया जैसे ऐसा मान लो ये, ठीक है, ये जो कुत्ते की शेप में होता है ये पाकिस्तान। हमने क्या बोला उनको, उन्होंने कहा कि हमें ना बहुत कम एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा अगर बहुत कम एरिया मिल रहा है तो ऐसा करो, तुम वेस्ट साइड रख लो, ये हो गई वेस्ट पाकिस्तान, इसको कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, वैसे तो प्रॉपर इस मैप में है ही यहाँ पर गिवन ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है हमने उनसे कहा तुम इसको रख लो एस ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया जानता था कि ईस्ट पाकिस्तान जैसा कंसेप्ट ना बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और ये वाली बात सिद्ध भी हो गई 1971 में। इंडिया से इसका युद्ध क्यों हुआ था जबकि अंदरूनी मामला था पाकिस्तान का, ये इस चैप्टर के अंदर जानेंगे बांग्लादेश के टॉपिक के अंदर कि क्या हुआ था, किसने मदद मांगी थी बांग्लादेश से। जैसा कि याद है आपको, तिब्बत के दलाई लामा ने नेहरू जी से मदद मांगी थी कि चाइना बहुत तंग कर रहा है, हमें अपने यहाँ शरण दे दो। तो हिमाचल प्रदेश में तो धर्मशाला की जगह है, वो हमने दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को दे रखी है, आज भी फिक्स है ना। तो आफ्टर दिस मतलब क्या, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर ये फैक्ट फिल्म्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पक्का बता रहा हूं। 1971 में जब बांग्लादेश बना या ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो उस टाइम पर मेन पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का रूलर कौन था, याया खान। ये बेकार फैक्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन से पूरा प्रॉपर, अब कोई मिलिट्री रूल नहीं, अंडर द लीडर ऑफ, इनकी फैमिली बहुत पॉपुलर है, आपने नाम सुना होगा अक्सर मीडिया अखबारों में, जो कि अगर बड़े टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं या सुनते रहते हैं न्यूज़ वगैरह, भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आए पाकिस्तान में 1971 से लेकर 1977 तक। भुट्टो की गवर्नमेंट रिमूव करी गई, एक नए प्रेसिडेंट वहाँ पर आते हैं, जनरल जिया उल हक, इसको नहीं कलर से ही मार्क करते हैं, जनरल क्या नाम है, जनरल जिया उल हक। चलो एक बारी फिर से अपनी नंबरिंग को कंटिन्यू करते हैं, कितने होगा, याया खान के बाद तीसरे जुल्फिकार अली भुट्टो, चौथे जनरल जिया उल हक। 1977 में ये आते हैं पाकिस्तान की सत्ता में रूल करने। जनरल जिया उल हक ने क्या फेस करा, इनके टाइम पर ना पाकिस्तानी लोग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो थे वो चला रहे थे फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी फिर इनको स्टैब्लिश करनी पड़ी 1988 में, अंडर फिर से भुट्टो के परिवार से एक रूलर जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब क्या कहते हैं बैठे सत्ता में, एंड दैट वाज बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो, भुट्टो का परिवार फेमस है, आपने नाम तो सुना ही होगा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की खबरों में अक्सर फेमस रहते हैं कि ये उथल पुथल करते हैं वहाँ की राजनीति में, बलूचिस्तान वालों के साथ अन्याय करते हैं, है ना। हाँ, ये है दोस्तों बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान की राजनीति में एक जो मुझे चेहरा बहुत पसंद है वो ये है, चेहरे की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की, रब्बानी खार करके, क्या नाम है उसका, हाँ, हिना रब्बानी खार। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बड़े सालों से चेहरा, एंड द वे शी स्पीक्स एंड द प्रेजेंट हर्सेल्फ इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड यूएन के प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ वेरी रिमार्केबल। 5 हो गए। इन दिस पीरियड दैट फॉलोड, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, मतलब जब बेनज़ीर भुट्टो का टाइम आया तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इस टाइम पर क्या चल रहा था वहाँ पर, इट वॉज सेंटर्ड अराउंड कॉम्पिटिशन। बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी में कॉम्पिटिशन चल रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा था, और एक और ऑपोजिशन पार्टी वहाँ पर थी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, तुम लोगों को ईजी कर देना चाहिए। यहाँ पर इनके बीच में कंपटीशन चलता था, 2 मेन पार्टी थी, एक थी बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन का नाम था मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग वही थी, याद है, मुस्लिम लीग याद है, मोहम्मद अली जिन्ना जब थे पहले, है ना, जिन्ना के टाइम पे वो थे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको स्टोरी, वैसे इनको जिन्ना से कवर करनी चाहिए थी, पहले तो वही थे, लेकिन इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे राजनीति चल रही है, क्योंकि पता क्या, अब मैं मयूर के सवाल की तरफ आता हूँ।
ध्यान से समझना सब लोग, आपको थोड़ा सा ना उथल पुथल लगा होगा ये टॉपिक, ये क्या है एकदम से, मतलब कुछ भी रूलर्स के नाम आ जा रहे हैं, किसी के नाम के आगे जनरल लिखा हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में दे क्या रखा है? देखो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में यही दे रखा है कि इलेक्शन के थ्रू ही सरकारें आएंगी, लेकिन वहाँ पर क्या है कि मिलिट्री जो है ना, टाइम टू टाइम इलेक्टेड लीडर्स का मर्डर करवा कर खुद सत्ता पे मिलिट्री रूलर्स जो है वो बैठ जाते हैं बनने। जैसे अच्छा भला पहले जो पाकिस्तान की रूलर में जो ये आज़ादी के बाद जब हमारे नेहरू जी थे और उनका कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जैसे ही जर्नल्स का टाइम आया ना, जब ये तो मिलिट्री वहाँ की जो है वो डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने लगे, उनको रूलर्स बनने का शौक आने लगा। तो हुआ क्या, अब उसके बाद जब ये आने लगा ना, तो यहाँ पर देखो ये जो फेज़ था आगे चलकर इलेक्टेड डेमोक्रेसी लास्ट करती है पाकिस्तान में 1999 तक, 1999 तक। फिर से आर्मी स्टेप करती है अंदर पॉलिटिक्स के अंदर। अब मयूर क्लियर हो गया ये वाली लाइन से? देखो आर्मी दोबारा स्टेप कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दे रखा है, आर्मी जानबूझकर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तख्ता पलट। उसके बाद जब ये कर रही है कोशिश, तो अभी तक हमने 5 रूलर्स पढ़ लिए थे। फिर जो परवेज मुशर्रफ थे, ये 6th आप इनको कह सकते हो, अभी तक हमने इनका नाम नहीं पढ़ा, इन्होंने रिमूव कर दिया जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जो रूल कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इनका नाम तो सुना होगा आपने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, नवाज शरीफ। 2001 में क्या हुआ फिर, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान फिर भी आर्मी के द्वारा ही रूल होता रहा, ठीक है। दो आर्मी रूलर्स हैव हेल्ड सम इलेक्शंस, कुछ इलेक्शंस आर्मी वालों ने करवाए ताकि वो रूप दे सके जनता के सामने, एक झूठा नकाब चेहरा दिखा सकें। क्या, किस बात का? अपनी कंट्री को यानी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक डेमोक्रेटिक इमेज दे सकें। 2008 से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर्स ही पाकिस्तान पे रूल कर रहे हैं। जैसे इमरान खान डेमोक्रेसी से आए थे, मिलिट्री का वहाँ पर रूल नहीं था, लेकिन बात वही है कि इनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर मिलिट्री का से रहता है। जाहिर सी बात है कि मिलिट्री को ना खुश कर दिया इमरान खान ने और तख्ता पलट वहाँ पर हो गया इनका, है ना। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शहबाज शरीफ इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनकी सरकार थी अभी तक इमरान खान, ये क्रिकेटर थे, भारत पाकिस्तान के मैच होते थे तब ये खेलते थे, ठीक है। फिर ये सत्ता में आए, इनकी अभी सत्ता पिछले महीने की बात है ना, पलट गई, और अब ये नए शहबाज शरीफ ये है वहाँ के प्रधानमंत्री, ये, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी तक से लेकर जो यहाँ तक कहानी पढ़ी आपने, ये जो पूरी कहानी आपने पढ़ी यहाँ से, कहाँ से? जनरल अयूब खान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ। आपको क्या लगता है ये स्मूथ ट्रैक है डेमोक्रेसी का या फिर उथल पुथल है, यहाँ पर टर्बुलेंस है? बताओ, टर्बुलेंस है ना। इसका मतलब इंडिया में इस प्रकार का चीज़ें ना होना और पाकिस्तान में होना कुछ डिफरेंस तो है ना। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सक्सेस कहूँ कि फेलियर कहूँ? कशिश दिवजोत, फेलियर ना। अब अलग से क्वेश्चन अब ये आता है ऊपर की, मतलब हमने हाईलाइट, बैकग्राउंड, हिस्ट्री सब देख ली। वाई पाकिस्तान डेमोक्रेसी हैज़ विटनेस्ड फेलियर्स एट सेवरल स्टेजेस सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में सिंपली क्या क्या फेलियर स्टेप्स हैं। बड़े सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो फेल होता रहता है अपनी एक स्टेबल डेमोक्रेसी को कायम करने के लिए। नंबर 1, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। होता क्या है वहाँ पर, मतलब ऐसा क्यों होता है, एक कंट्री की क्या ऐसी वीकनेस है? जब संविधान है, सब कुछ है, ऐसा क्या है वहाँ पर? कुछ तो दिक्कत होगी ना। तो नंबर 1 ये समझो। अब ये तुम लोग आंसर दिया करना, पढ़े लिखे लोग। पाकिस्तान को ऐसी उंगली मत उठाओ, अंदरूनी उसके कुछ दिक्कत है, इसलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी और आतंकवाद, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती और आतंकवाद पनपता है और बार बार मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये जो फैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो पढ़वाने जा रहा हूँ, ये इंडिया के अंदर एब्सेंट है। नंबर 1, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोशल डोमिनेंस है मिलिट्री का, क्लर्जी यहाँ पर मतलब क्या है, मौलवियों का, और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी का, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो ज़मींदार हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है।
जिनकी वजह से ये पैसे खिला देते हैं मिलिट्री वालों को या इसको उसको। उसकी वजह से क्या होता है, मिलिट्री जो है वो ओवरथ्रो कर देती है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और अपने आप को मिलिट्री गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर लेती है, इंस्टॉल कर लेती है। नंबर 1 ये। उसके बाद पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा खर्च है या जो ताकत और दिमाग है वो इंडिया से लड़ने में चला जाता है। नंबर 2 फैक्टर, पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट इंडिया से लगातार जो चलता रहता है, इसकी वजह से होता क्या है, जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है हम तुम डेमोक्रेटिक रूलर्स को हटाकर हम इसलिए सत्ता में आ रहे हैं क्योंकि कल को अगर इंडिया से लड़ाई तुम्हारी हो गई तो तुम नहीं जीत पाओगे, तुम इतनी जल्दी इंस्ट्रक्शंस और कमांड नहीं दे पाओगे। और हम ये नहीं दिखाना चाहते इंटरनेशनल स्टेज पर कि पाकिस्तान बार बार इंडिया से हार जाता है, लेकिन 4 बार युद्ध हुआ है तो चारों बार हारा ही हारा है। एक बार तो वो बोलता है कि रिजल्ट न्यूट्रल था, एक बार तो ये भी बोलता है कि हम जीते थे। लेकिन मैं तुम्हें इंडिया वाली जो बुक है उसमें पूरी कहानी बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। उसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं ये कहते हैं, कौन से ग्रुप्स जो हमने ऊपर पढ़े, मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी, उनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है और डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान के अंदर, ये ना फ्रॉड हैं, ये बकवास हैं, ये टूट चुकी हैं, ये उजड़ी हुई दीवारें हैं। यानी कि देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि लोगों का ही और पार्टीज का ही अपने देश के संविधान पर और डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट डेफिसिट है। इस पॉइंट को आप ट्रस्ट डेफिसिट हेडिंग बनाकर लिख सकते हो कि ये जो ग्रुप्स हैं ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी, भाई वो डेमोक्रेसी के 2 पवित्र रूप यही होते हैं ना, एक डेमोक्रेसी खुद और पॉलिटिकल पार्टीज, जब ये और ऊपर से मल्टीपल पार्टीज होनी चाहिए, है ना। जब ये अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर फिर क्या बात है, क्योंकि जो ये ग्रुप्स हैं वो ये मानते हैं ये बेकार है, ये फ्रॉड से इलेक्शंस में जीतते हैं। तो ट्रस्ट ही जब नहीं करोगे किसी बात पे, तो अब एक बात बताओ, जैसे अगर तुम्हारे मन में ये वाली बात बैठ जाए कि यूपीएससी ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होकर अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके कुंडली में राजयोग होता है या जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, जो पुराने जन्म के क्या कहते हैं बहुत अच्छे कर्म कर कर आए हैं, वही आईएएस बनते हैं। ये बात अगर दिमाग में बैठ गई तो फिर कभी बन ही नहीं पाओगे ना कुछ भी। ये तो कोई फैक्टर नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ें फ्लॉड है, ये मानते हैं डैट पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है ये हार्म हो जाएगी। मतलब ये जो मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओइंग क्लासेस है ये बोलते हैं कि हम अपने रूल को आने के लिए और डेमोक्रेटिक रूलर्स को हटाकर खुद सत्ता पे बैठने के लिए इस चीज़ को, इस एक्शन को इस बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं कि जो इलेक्शन से जो रूलर्स आते हैं ना वो सेल्फिश माइंड की पार्टीज से आते हैं और वो जो डेमोक्रेसी चलाते हैं उनकी डेमोक्रेसी में उथल पुथल बहुत होती है, क्योटिक डेमोक्रेसी होती है उनकी, ठीक है। इसलिए आर्मी का पावर में रहना जस्टिफाइड है, ये बोला जाता है क्लर्जी, मिलिट्री और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी के द्वारा, ठीक है। डेमोक्रेसी वैसे तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को हवा देने वाले और उसकी मांग करने वाले कुछ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट हैं, हमें दिखते हैं। जैसे कि आप यहीं पर देख लो, जब इस टाइम पर ये वाली चीज़ हुई, यहाँ पर देखना, ये देखो, जनरल जिया उल हक को प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बेनज़ीर भुट्टो की सरकार आ गई थी। देखो, तो इसका मतलब आवाज़ उठाने वाले डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी के लिए ये वाले ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की जो बुलंद आवाज़ है वो दबकर इसलिए नहीं रह जाती है। सिर्फ एक अच्छा पॉइंट कि पाकिस्तान के पास एक हिम्मत करने वाली और फ्री प्रेस है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट चलाते हैं। यानी कि मानव अधिकार को प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, वो अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। और ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज हाईलाइटेड देयर इन अ फ्री एंड फेयर मैनर बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है पाकिस्तान का। एक बात याद रखना, जब भी पाकिस्तान का टॉपिक प्रिपेयर करो, सब लोग हमेशा इसके ना अपने पास 9 अच्छे पॉइंट्स भी लिख कर जाना, 9 अच्छे पॉइंट्स भी लिखना, और कुछ ऐसी चीज़ें खोज कर लाना जो कि हम पाकिस्तान से सीख सकते हैं, जो पाकिस्तान से। ये माइंडसेट अपना ज़रूर डेवलप करना।
पक्का, कि हम पाकिस्तान से क्या सीख सकते हैं। ऐसी 9 चीज़ें और ऐसी 9 अच्छी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में जो हमारे पास नहीं है। उसके बाद और क्या दिक्कत है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में और किस बात से उथल पुथल मचती है। एक तो जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट जो है, डेमोक्रेटिक रूल जो है पाकिस्तान में, उसको नहीं मिलता। यानी कि जैसे आप इमेजिन करने की कोशिश करो, मान लो बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी से पार्टी बनाई, इलेक्शंस के थ्रू बनाई, डेमोक्रेटिक रूल वहां पर चल रहा है। अगर मिलिट्री ओवरटेक कर रही है वहां पर, तो ये बड़े बड़े जो डेमोक्रेटिक आवाज उठाने वाले जो लीडर्स हैं यूएसए वगैरह, शांत क्यों बैठ जाते हैं? सपोर्ट तो करो ना कम से कम। अब आप ये भी नहीं कह सकते ना कि उनका अंदरूनी मामला है। भैया किसी भी कंट्री में जनता नहीं जीत सकती मिलिट्री से, जनता कभी नहीं जीत सकती। अगर कल को इंडिया में मिलिट्री हावी हो जाए ना, तीनों सेनाएं जो अगर मिल जाए कि हटाना है मोदी सरकार को, तो वो हटा लेंगी। 15 मिनट का खेल है उनके लिए। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देखता है, लेकिन फिर पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलो तो, ताकि डेमोक्रेसी वहां पर बुलंद रहे। अब आप समझ रहे हो, कुछ जो डेमोक्रेसी के प्रो जो अच्छे लोग हैं, जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि आर्मी जब भी आएगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट, ये सब रहेगा। हम अच्छे से चलाना चाहते हैं दोनों रिलेशंस को। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है हिंदू मुसलमान वाली या इंडिया पाकिस्तान वाली? वो लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट तो चाहिए होता है ना। पाकिस्तान को वो सपोर्ट लैक होता है, वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से मिलिट्री और ज़्यादा इंकरेज होती है, इसको और पंख लग जाते हैं रेड बुल पी के, और इसलिए इसका डोमिनेंस चलता रहता है। उसके बाद जो यूएस और जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये कभी कभार तो ऐसा है कि भैया तुम चलो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मान लिया। इनके ऊपर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, जो अपने आप को डेमोक्रेसी का फादर मदर बोलते हैं, डेमोक्रेसी हमसे ही पैदा होती है और हम पे ही ख़त्म होती है। ऐसी कंट्रीज ने भी ऐसी खबरें हैं कि मिलिट्री ऑथोरिटेरियन रूल को सपोर्ट करा है पाकिस्तान में पास्ट में, अपने अपने फायदों के लिए। ठीक है, क्यों करा है? क्योंकि बड़ी बार ऐसी कंट्रीज को डर लगा है कि ये जो पाकिस्तान से बड़े सारे आतंकवादी पनप जाते हैं, ये डेमोक्रेटिक रूलर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का जो कंसेप्ट है, ऐसा माना जाता है वो साउथ एशिया की धरती से ही पनपता है, स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और ये वाला चीज़ काफ़ी ठीक भी है, बिकॉज तालिबान का एक फिक्स लोकेशन आप डिसाइड नहीं कर सकते, इट लाइज इन द बॉर्डर। उनकी जो ग्रुपिंग और जिनका इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता है। अफगानिस्तान में तो डिनाई करा ही नहीं जा सकता, यूएसए 10 साल रहा, रशिया भी रहा था 1979 में, लेकिन नहीं भगा पाए। और पाकिस्तान के ऊपर भी आरोप लगते आते हैं कि ये भी तालिबानियों को शरण देता है। उसके बाद एक एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन मतलब शक की नज़रों से किसी को देखना, कि पाकिस्तान के पास जो है ना, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज क्यों सपोर्ट करती हैं अथॉरिटेरियन मिलिट्री रूल को पाकिस्तान के अंदर। अगर ये आपसे पूछ लिया गया कभी, तो एक तो आप ये बोलना कि उनको लगता है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकती डेमोक्रेटिक सरकारें। ऊपर से पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, डेमोक्रेटिक रूलर्स के होते हुए ऐसा ना हो कि वो टेररिस्ट ग्रुप के हाथों पड़ जाएं। क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप के लिए कितना सिंपल है, जी पे गोला बारूद बजूका लेकर आए, सत्ता पे काबिज हो लिए वो लोग। जैसे अभी पिछले हफ्ते क्या 4-5 दिन पहले श्रीलंका के साथ हुआ है, प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा और ये सब करके, और पता चला किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथों, सोचो ज़रा, लश्कर तैयबा, अलकायदा, ये हिजबुल मुजाहिदीन और अपना ये तालिबान, अगर इनके हाथ न्यूक्लियर वेपन्स लग गए, उन्होंने टेक्नोलॉजी जान ली अगर, अब ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि जो टेररिस्ट होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल अनपढ़ नहीं होते। आप बेबी मूवी देखो अक्षय कुमार की, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है नेपाल में, स्पेशली इंजीनियर्स को उठा कर दिखाया गया उसके अंदर। तो मिलिट्री रिजीम जो पाकिस्तान के अंदर है, उसको कभी कभार वेस्टर्न नेशंस या दुनिया में जो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, अपनी देश में तो डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान में फिर भी वो मिलिट्री रूल को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है वेस्टर्न नेशंस के जो इंटरेस्ट है ना, वो मिलिट्री रूल से ही जस्टिफाई होंगे, स्पेशली वेस्ट एशिया के रूलर्स और वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं, जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो इसी से तब बरकरार रहेगा जब मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल वहाँ पर रूल करे, ना कि डेमोक्रेटिक एक्टर्स वहाँ पर आए। क्योंकि
न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्टों के हाथों लग सकते हैं, उनके रहते। दूसरा, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म को कंट्रोल करने में डेमोक्रेटिक रूलर्स असमर्थ रहे हैं, इसलिए मिलिट्री रूल को जस्टिफाई करा जाता है। और मिलिट्री खुद क्या बोलती है वहाँ पर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी हैं वो फ्लॉड है, सेल्फिश माइंडेड पीपल द्वारा रन करी जा रही हैं, आज तक डेमोक्रेसी वहाँ पर क्योटिक रहती है, इसलिए आर्मी का रहना या मिलिट्री का रहना वहाँ पर जस्टिफाई है। ये आपने पढ़ लिया। आप एक बार बताओ, इसमें कोई भी इंडिया का एंगल नहीं था ना। इकलौती ऐसी बुक है 6ठी से लेकर 12वीं तक की जहाँ पर आपको पाकिस्तान की आज अंदरूनी समस्या समझ में आई है। आज थोड़ी सी आपकी नफरत कम हुई होगी पाकिस्तान के लिए। इसमें क्या गलती बताओ? डेमोक्रेटिक रूलर तो चाह रहे हैं ना कि हम लोग सब अच्छे से रहें, रिश्ते कायम करके रखें, सब कुछ बढ़िया से रहें। और जो वो थोड़ी बहुत हरकतें करते भी हैं ना, जैसे डेमोक्रेटिक रूल के होते हुए भी कि इंडिया में जैसे ये करवा देना वो करवा देना, यार कोई भी रूलर ये नहीं चाहता। क्यों चाहेगा प्राइम मिनिस्टर सरदर्दी पाले का कि उन पर अटैक करवा के हम वो बने अपने नेबरिंग कंट्रीज से और वो करें? ये पता है क्या, वहाँ पे अगेन मिलिट्री का एक हिडन टेक्निक टैक्टिक होती है कि तुमने अटैक करवाया, नाम तो हमेशा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे ही आएगा ना पूरा का पूरा, कि तुम सत्ता में बैठे क्या गोबर कर रहे हो कि तुम रोक नहीं पा रहे वहां पर उनको, हमें क्या बता रहे हो, तुम हमसे क्या कह रहे हो कि हमें क्या पता किसने अटैक कर दिया, तुम टेररिस्टों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाते हैं, मिलिट्री वहां पर उनके खिलाफ कर देती है। अटैक खुद ने करवाया, सेंटीमेंट्स डेमोक्रेटिक रूलर्स और डेमोक्रेटिक रूल और पार्टीज के खिलाफ कर दिए, जिसकी वजह से नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट नहीं मिलते, या फिर जब उनको लगता है कि इनकी बुराइयां बहुत चल रही हैं तो इनके लिए तो आराम से ओवरटेक करना जैसा है, और फिर आर्मी तो आराम से ओवरटेक कर लेती है, और फिर ये जनता को और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये दिखा देती है, देखा कितना वीक रूल था, एक रात के अंदर अंदर गिर गया। अरे भैया, बंदूक रख के तो मैं भी 100 लोगों को डरा लूँ, मेरे पास सिर्फ एक बंदूक है, पूरी मार्केट में कोई नहीं बोलेगा मुझसे। तो हमने पाकिस्तान की कहानी यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर ली। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में।